हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। बेटा मैं आज क्लास 10th का ये आपका साइंस के सब्जेक्ट का जो आपका CBSE सैम्पल पेपर जो आया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है हमने हमारी टीम ने, और उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये चांसेस कम है कि आपको ये हिंदी में कहीं मिले, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, वो मैं साथ साथ करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को फटाफट से, इसको पेपर को, सॉरी। तो पहला तो वही है बेटा, ये आपके 5 खंड आएंगे, सेट खंड आएंगे, ठीक है ना, जिसमें 39 क्वेश्चन होंगे। ये आपको पैटर्न पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ। और खंड बी में ए जो है आपका 20 क्वेश्चन होंगे, और वो आपके MCQ वगैरह होंगे एक एक नंबर के, जिसमें आपका रीजनिंग, असर्शन, रीजन भी होगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपके 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जो 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें। फिर सेक्शन सी है बेटा, उसमें भी 3 अंक के होंगे क्वेश्चन, कितने, 7 क्वेश्चन आपके 3 मार्क के होंगे। सेक्शन डी में आपके जो खंड डी है आपका, उसमें 5 अंक वाले 3 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन ई जो है आपका, उसमें वो 4 अंक वाले क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होंगे, 3 केस स्टडी जिनको हम बोलते हैं। टोटल टाइम आपका 3 ही घंटे है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई दिए गए, पहला ऑप्शन, दिए गए सेटअप में नम लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन का कारण क्या है, ठीक है। आपसे वो पूछ रहा है कि भाई जो आपका नम मतलब मोइस्ट लिटमस पेपर जो होता है आपका, उसमें रंग में परिवर्तन आने का कारण क्या है। ये आपको देखो, सॉरी, ये आपका उसमें दिया हुआ है मैंने इंग्लिश में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसमें H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ये सोडियम क्लोराइड आपका NaCl होता है, और आपका क्या क्या दिया हुआ है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है आपका, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, हिंदी में भी इनको बेटा ऐसे ही लगते हैं, ठीक है ना, बस ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये। चलो बात करते हैं। तो भाई कैसे पता लगेगा कि भाई ये इसमें जो लिटमस पेपर हुआ वो चेंज हुआ है। देखो होता क्या है बेटा आपका, अब ये पूछ रहे ऑप्शन क्या है आपका, अम्ल की उपस्थिति, ठीक है, अम्ल की वजह से ऐसा हुआ है, क्षार की उपस्थिति से ऐसा हुआ है, विलयन में H एक्वस की उपस्थिति हुई है आपकी, ठीक है, H+ आयन, बेटा H+ आयन होते हैं जो आयन, उनकी उपस्थिति से हुआ ऐसा हुआ है। और या फिर लिटमस की उपस्थिति जो एक संकेतक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं बेटा, ठीक है। इन 4 में से ऑप्शन बताना कौन सा होगा। फर्स्ट सेकंड है या तो आपका, ठीक है, दूसरा केवल दूसरा आंसर है आपका, तीसरा आपका थर्ड, फोर्थ है आपका केवल फोर्थ। मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको पहचानना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए बेटा, जब भी देखो यहाँ लिटमस पेपर जब चेंज होता है, तो लिटमस पेपर चेंज कब होगा, जब आपका या तो H+ आयन हो या फिर OH- आयन हो, ठीक है, या तो अम्ल होगा या वो क्षार होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब दिया होगा तो उसमें क्या होता है बेटा जी, उसमें होता है आपका H+ आयन, ठीक है। क्या होता है, आपके H+ आयन होते हैं। तो आपका जो आंसर है इसमें ओनली जहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन है, देखो अम्ल क्षार की उपस्थिति, दोनों उपस्थिति नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्षार आपको नहीं दिख रहा, OH नहीं दिख रहा कहीं भी आपको। और लिटमस की उपस्थिति जो इस संकेतक के रूप में कार्य करती है, ये तो हम मानते तो हैं, लेकिन बेटा संकेत तो वो बता रहा ना, परिवर्तन हुआ है, या तो अम्ल है, क्षार है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका, ये आंसर क्या होगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे है जो H+ आयन देगा बेटा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, जो गलती है वो मैंने थोड़ा ठीक कर दिया है, और बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा, ज़्यादा टाइम आपको भी नहीं लगाना है, आपको जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपको रिएक्शन दी हुई है बेटा, आपकी बुक की अभिक्रिया है ये, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपका 4 मोल ऑफ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, ये मैग्नीज क्लोराइड बन गया है, वाटर बन गया है, जल बन गया साथ में, और क्लोरीन गैस। अब ये पूछ रहा है इस रेडॉक्स प्रतिक्रिया में, अपचन प्रतिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, कि भाई अब यहाँ जो घटा दिया जाता है ना बेटा, इसका मतलब क्या है ये बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा ट्रांसलेट करने, थोड़ी सी गूगल से ट्रांसलेट किया तो थोड़ा गलत हुआ हल्का सा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बताते चला दूँगा कि भाई अपचयित, इसका मतलब क्या है, अपचयित, दोनों का मतलब क्या है, अपचयित, मैंने यहाँ भी लिख दिया है और यहाँ भी। तो अब ये बोल रहा है कि MnO2 से क्या बन गया आपका, MnCl2 बन गया, ठीक है, वो अपचयित हो जाता है। और जो HCl है वो H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है। HCl आपका क्या है, ये यहाँ से ये H2O में ऑक्सीकृत हो गया। चलो देख लेते हैं। उसके बाद MnO2 MnCl2 में अपचयित हो जाता है, और HCl जो है आपका Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब जो HCl आपका हाइड्रोजन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका। अब MnO2
MnCl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है और HCl Cl2 तक घटा दिया जाता है, मतलब अपचेत हो जाता है। और MnO2 जो है आपका मैग्नीज ऑक्साइड आपका मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और HCl H2 तक जो HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जल में अपचेत हो जाता है। देखो बेटा, इसको बार बार ऑप्शन इतना पढ़ने की दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको यहाँ देखना है, क्या देखना है आपको कि भाई जो आपका MnO2 है उसके पास से ऑक्सीजन चली गई है बेटा, इसके पास से ऑक्सीजन छीन ली गई है, जिससे छीन ली जाती है उसका क्या हो जाता है, अपचयन। क्या हो जाता है, अपचयन। तो हम ऑप्शन मैंने सारे पढ़ लिए, वैसे आपको समझाने के लिए मैंने पढ़े, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें घूमने से अच्छा है, जैसे ये आपका क्वेश्चन आएगा तो इसमें घूमने से अच्छा है, पहले आप इसमें ही मार्क कर लें, ठीक है। तो इससे ऑप्शन छीन ली गई, इसका हो गया अपचयन बेटा। तो आपको पता लग गया कि MnO2 क्या हो गया है, MnCl2 में ये हो गया इसका अपचयन। तो मतलब इन दोनों, यानी ये अपचयन वाला ठीक है, तो यानी दोनों ऑप्शन जो हो गए वाले कैंसिल हो गए, यानी आपको देखना ही नहीं है, आप इन दोनों पे आइए। तो अपचयन तो अपचयन दोनों में ठीक है, लेकिन अब देखना है हमें HCl, जो हमें देखना है हमें HCl वाला देखना है। तो भाई HCl जो है, HCl कहाँ गया, H कहाँ गया, कहाँ गया H, यहाँ पर H के पास ऑक्सीजन आ गई, जिसके पास ऑक्सीजन आ गई उसका क्या हुआ, उपचयन। जिसके पास ऑक्सीजन आती है बेटा उसका क्या होता है, उपचयन हो जाता है। तो उपचयन कहाँ पे हो रहा है, और मतलब उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, तो कहाँ पर हो रहा है HCl का, यहाँ पर। वो HCl में कन्वर्ट नहीं हो रहा बेटा, किस में जाएगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या दे रखा है आपको बेटा, एक बार देख लेते हैं हम। मैग्नीज ऑक्साइड में क्या डाला आपने, 4 आपने डाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीज क्लोराइड बन गया और H2O प्लस Cl2 बन गया बेटा, ठीक है। अब करना कैसे है, तो आपने देखना है कि भाई, अब पहले अब मैं आपको बता दूं कि अपचयन उपचयन होता क्या है, अपचयन और उपचयन होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं दोनों में हम। तो भाई अपचयन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन माइनस निकल जाएगी या हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस, ठीक में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर आ गया मैग्नीज ऑक्साइड है, MnCl2 में घटा अपचेत हो जाता है और HCl जो है वो H2O में आक्षीकृत हो जाता है। उपचयन का मतलब आक्षीकृत ही होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद MnO2 MnCl2 में अपचेत हो जाता है और HCl Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद MnO2 MnCl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है और HCl Cl2 में अपचेत हो जाता है। घटा दिया नहीं है बेटा, यहाँ पे अपचेत होता है। MnO2 MnCl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है और HCl H2 तक H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो कहने मतलब, अब यहाँ देख लेते हैं पहले हम, इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से MnO2 से ऑक्सीजन छीन ली गई मतलब अपचयन, तो इसका अपचयन MnO2 से MnCl2 में अपचेत हुआ है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। अब आप आ जाओ इन दोनों ऑप्शन पे। तो इसमें देखो, अब हमें ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बचा ये, या तो ऑप्शन प्लस हो या फिर हाइड्रोजन माइनस हो। हम इसको प्रेफरेंस देते हैं हाइड्रोजन माइनस को देंगे यहाँ पर, या ऑप्शन इसको भी दे सकते हैं, कोई भी मिल जाए हमें। तो हम इसे देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या था, Cl था यहाँ पे H के साथ, यहाँ पे इसका Cl का H निकल गया और H निकल गया तो HCl का क्या हो गया, Cl2 में ऑक्सीकृत। आपका आंसर क्या होगा, आंसर बी, ठीक है। अब चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन पे। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई ये आपको सेटअप पूरा दिया हुआ है, पकड़ने वाला बर्नर दिया हुआ है और मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है, वॉच ग्लास दिया हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो बेटा, जब ये एक्सपेरिमेंट आपने किया भी हुआ है, आपके इसमें इस बार किया भी होगा आपने, कि वो पूछ रहा है कि भाई इस जो सेटअप ऊपर दिया हुआ है उसमें अभिक्रिया क्या हो रही है, सही अवलोकन क्या हो रहा है उसमें। तो देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्राउन पाउडर बनता है, जो मैग्नीशियम जब जलेगा बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो पूछ रहा है भाई ब्राउन पाउडर है इसका, रंगहीन गैस जो चूने के पानी दूधे कर देती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, चूने के पानी को दूधे करती कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, CO2 है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। और बता दूंगा उसके बारे में, मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद रोशनी से चलता है, जलने वाली गंधक की गंध वाली लाल भूरे रंग की गैस निकलती है। देखो बेटा, दो आपको बता दूं, भूरे रंग की गैस नहीं निकलती अगर आपने प्रैक्टिकल किया है। तो ये जो रिबन है वो कैसे जलता है बेटा, चमकदार सफ़ेद रोशनी से जलता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि आपने जब जलाया होगा रिबन को, प्रैक्टिकल में मैम ने कराया होगा आपको, तो वो कैसे जलेगा, सफ़ेद रोशनी से। ब्राउन पाउडर नहीं बनता, ग्रे बनता है बेटा, ये भूरे रंग की गैस नहीं निकलती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, आपका आंसर उसका सी है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोलता है बेटा, 4 गैस दी हुई है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन के संदर्भ में रेफरेंस में तालिका में कौन सा विकल्प सही है। आपको देखना है कि भाई पहली बात आपसे पूछ रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन सी है इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से मतलब आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बोला गया है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो भी अधातु ऑक्साइड होती है, कार्बन आप एक अधातु है और कार्बन की जो ऑक्साइड होगी वो क्या होगी, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। तो मतलब ये दोनों हो सकती है ऑप्शन, चलो ठीक है।
पानी का उपचार में प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहाँ पे दिया है उपचार में, 1 और 2, मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा इन दो में से ही होगा, हमें इन दो में ही छांटना है। उसके बाद श्वसन का उत्पाद, रेस्पिरेशन होता है तो क्या निकलता है बेटा, क्या निकलता है रेस्पिरेशन में, क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आपका जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाना टूट जाता है, क्या बनता है CO2 गैस, निकलता है CO2 गैस। और उसके बाद जब बात करेंगे हम अपूर्ण दहन का उत्पाद, जब कोई ढंग से दहन नहीं होता है तो क्या बनता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यही दो ऑप्शन मिल गए हैं आपके, तो आपका आंसर बी, ठीक है, क्या होगा बी आपका, क्योंकि अम्लीय ऑक्साइड अपनी CO2 ही होती है। मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि पहले आप इन दो का मैच कर लीजिए, ये दो जहाँ दो मिल गए, ऑप्शन बी बेटा वही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हरे रंग का होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। परख नली में तांबे का सिक्का आपने डाल दिया, कॉपर आपने डाल दिया। अब देखा जी फेरस सल्फेट का घोल अब क्या हो रहा है उसके अंदर, वो आपको हमें देखना है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, और कैसे रंग का था वो, हरे रंग का। तो भाई नीला रंग हो जाता है कि भाई अगर आपने इसमें डाल दिया तो ये हो सकता है भी कह रहा है कि भाई FeCuSO4 बन जाए प्लस Fe हो जाए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, अभी समझिए मेरी बात को। तो रंगहीन हो जाता है, ठीक है, और रंगहीन हो जाता है, और देखो तांबे सिक्के पर ग्रे पदार्थ जमा हो जाता है, रंगीन हो जाता है, और तांबे सिक्के पर लाल भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। तांबे सिक्के में कोई बदलाव नहीं होता, हरा रहता है। अब देखिए मेरी बात बेटा, आपने जो भी अभिक्रिया पढ़ी है आपने, जो आपका आयरन होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। यहाँ अभिक्रिया ये होगी ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं बेटा, जब बनेगा नहीं तो अभिक्रिया नहीं हुई, तो आपका आंसर डी कि भाई वो हरे का हरा ही रहेगा। ये ध्यान रखना है बेटा, जरूरी नहीं है। आपने देखा बहुत बच्चे तेज चलेंगे, क्या करेंगे फटाफट, अच्छा ये तो बहुत ईजी है, ये किया और ये किया, ठीक कर दिया। अब आप देखोगे भाई ग्रे भूरा लाल भूरा रंग, Fe लाल भूरा रंग हो, सी पे मार के आ जाएंगे, गलती नहीं करनी है। FeSO4 आपका जो आयरन है बेटा, वो जो लोहा है आपका क्या होता है Fe, वो ज़्यादा विघटनशील होता है, Cu से वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो आपका आंसर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ। अनीता ने pH पेपर ले लिया बेटा, तनु उसमें क्या डाला, एसिडिक अम्ल डाला, मतलब CH3COOH, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपका HCl लिया बेटा। अब दोनों की रंगों की तुलना की, ठीक है ना, pH पेपर दोनों की रंगों की तुलना करेगी, तो अब क्या होगा कि भाई देखिए पहली बात तो बता दूं मैं, जितने भी आपके अम्ल होते हैं, कौन से वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो बेटा सारे के सारे कमज़ोर होते हैं, किससे, इन अम्लों से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें कार्बन नहीं होता, पहले आपको बता दूं बात मैं ये, ठीक है। उसके बाद अब जो pH होगी बेटा, pH क्या होती है, सबसे कम pH कम होगी तो उतना तगड़ा अम्ल होगा। तो भाई सीधी सी बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने आपको बता दिया ये ज़्यादा पावरफुल होगा इससे, क्योंकि कार्बनिक एसिडिक अम्ल आपका क्या है, कार्बनिक मतलब कार्बन है, कार्बनिक अम्ल है, और वो क्या होगा इससे कमज़ोर होगा, ये ज़्यादा तेज होगा इससे। तो क्या होगा, जब ये तेज ज़्यादा होगा अम्ल, तो अम्ल की तो तेज कब बताते हैं, जिसकी pH कम होती है, तो भाई इसकी pH होगी कम, इसकी pH होगी ज़्यादा। तो क्या बोल रहा है, अब देख लेते हैं, इसमें आ जाते हैं। एसिडिक अम्ल का pH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अधिक है, बिल्कुल ठीक। बाकी मैं और ही पढ़ देता हूँ, एसिडिक अम्ल का pH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम है, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैंने बोला ये कमज़ोर है, तो इसका pH ज़्यादा होगा HCl से। तीसरा, एसिडिक अम्ल जलीय घोल में पूरी तरह से अलग हो जाता है। एसिडिक अम्ल बेटा, अब देखो बताता हूँ मैं क्यों ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जब ये पानी में गिरोगे, इनको पानी में मिलाओगे, तो ये टूट जाएगा, ये पूरा नहीं टूटेगा बेटा, ये देखो पूरी तरह अलग हो जाता है, नहीं होता। और एसिडिक अम्ल एक मजबूत अम्ल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये मजबूत अम्ल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा बनाया हुआ है, तो देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को हम। 4 कार्बनिक यौगिक के सूत्र दिए हुए हैं आपको भाई, ये इथीन दिया हुआ है डबल बॉन्ड वाला, द्विआबंध वाला, ये आपको अम्ल दिया हुआ है COOH, ये दिया हुआ है आपको CH3COOH, ये आपको दिया हुआ है बेटा C2H6 एल्कीन है ये इथेन, और ये आपको दिया हुआ है बेटा अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, ये आपका C2H4। अच्छा बोला क्या है भाई, ए और बी असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, ए और बी हाइड्रोकार्बन। देखो अब मैं बता दूंगा आपको हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है ही नहीं भाई, कार्बन ये तो ऑक्सीजन भी तो है इसके अंदर। दूसरे पे आ जाओ, COD असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, COD संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वाह भाई वाह, आपको मजा आ गया होगा देख के, अरे भाई सारे सिंगल हैं, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कि भाई नहीं वही वाली बात, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से अगर आप उत्प्रेरक डालेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे जिसमें A से C,
बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये हमने अभिक्रिया की हुई है। कौन सी अभिक्रिया है ये आपकी अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। ये हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजनीकरण। और इसका नाम, एक नाम और है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया। ये संकलन अभिक्रिया भी है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये आपका आंसर सही है, बाकी देख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से बी से डी में परिवर्तन हो जाता है। बी से डी में, अरे नहीं भाई, डी से बी बनता है, उल्टा दे रखा है। डी से बी कब बनेगा, जब आप, डी से बी बनता है, बी से डी नहीं बनता। ये आपका ऑप्शन गलत है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पत्ती के दिए गए, ओहो ये क्वेश्चन तो आपकी बुक का क्वेश्चन उठा हुआ है बेटा। आपकी एनसीईआरटी के में पिक्चर दी हुई है, पूरी एक्टिविटी ये बना रखा है उसमें कि अनुप्रस्थ खंड काट रखा है ऐसे पत्ती को, और उसकी परत पहचान करनी है जहाँ पर अधिक प्रकाश संचलन होता है। जहाँ पर प्रकाश संचलन मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोरो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान रखिए कि भाई जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हुआ। क्योंकि उसका मतलब है खाना बनाना, जो पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा जी, सेकंड थर्ड में, ठीक है। जो आपका सबसे ज़्यादा जो आपका पाया जाता है बेटा, यहाँ आप देखना बुक के अंदर इस तरह से आपको दिख जाएंगे क्लोरोफिल बने हुए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, कोई अलग दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से हम कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। नीचे दिए गए सेटअप को ध्यान से देखिए, देख लेते हैं भाई। दिखा हुआ है एच के रूप में रसायन का नाम दे श्वसन के उत्पाद। श्वसन का उत्पाद क्या होता है बेटा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, विच गैस को अवशोषित कर सकता है, जो एड्स करेगा बेटा। वाटर तो इस जल ये ले लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बॉडी यूज़ कर लेगी प्लांट की, वो शरीर यूज़ कर लेगा। बाकी CO2 गैस जो निकली है वो कौन लेता है बेटा, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। ये आपका KOH पोटेशियम आपका हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या करता है, ये आपका इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये आपका ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट से बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 यह है आपका, यदि एक लंबे मटर के पौधे का शुद्ध बोने के साथ संकरण किया जाता है तो क्रमशः F1 और F2 पीढ़ी। तो बेटा F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे, मतलब 100%, और जब F2 पीढ़ी किया था बेंडल ने तो उसमें 75% बड़े थे और बाकी छोटे थे, ठीक है। ये आपका आंसर डी, ठीक है। ये तो सिंपल है बेटा, अब पूरा का पूरा 1 नंबर का पूरा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर पूरा 11 आ चुका है इसके अंदर आपके सामने। तो नीचे दी गई 3 आकृतियों को ध्यान से देखिए, आपने देख लिया तीनों आकृतियों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको उष्णकटिबंधीय संचलन का उचित रूप में दर्शाता है। इनको हम बोलते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका उद्दीपन, जो उद्दीपन होता है, जो अनुवर्तन गतियाँ होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है ना। उद्दीपन के लिए प्रति जो गतियाँ उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई कौन सा प्लांट सही है यार। अगर हम जनरल देखें, अगर हम इधर ऑप्शन ना देखें, अगर आप इसको देखोगे तो भाई क्या दिखेगा आपको कि भाई जो भी प्लांट है, जो प्लांट होता है वो नीचे जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर जा रहा होता है, चलिए ऊपर ठीक है भाई। जो आपकी जड़ है वो नीचे जा रही होती है, तो भाई इसमें ऑप्शन तो ठीक है, ऊपर ठीक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे जड़ जा रही है, यहाँ ये ठीक थी, ये भी ये गलत है। यहाँ पे जड़ ऊपर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन आपका सी। दिख रहा होगा आपको भाई, जड़ तो नीचे जाएगी ज़मीन में और पेड़ ऊपर जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी खत्म। जब बच्चों वाला क्वेश्चन था बेटा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अगला ऑप्शन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 12 है आपका। नीचे दिखाया गया चित्र परागकण को दर्शाता है। परागकण का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपका परागकण जो पुष्प से जो आता है पराग कोश से, वो उड़ के आपका कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पे, ठीक है, उसे बोलते हैं परागकण। उन विकल्पों चयन कीजिए जो संतति में अधिकतम विभिन्नता कब आएगी बेटा, जब वो, अब बताता हूँ देखो, अगर ये अपने फूल को अगर अपना परागकण दे देगा तो विभिन्नता नहीं आएगी, ठीक है। विभिन्नता कब आती है बेटा, जब आपका वो एक फूल, जब बेटा विभिन्नता कब आएगी बेटा, जब वो एक फूल से दूसरे फूल पे, मतलब एक का परागकण दूसरे पे चला जाएगा, या फिर दूसरे का परागकण उस वाले पहले वाले पे आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा विभिन्नता आती है। ना कि खुद ही अपने आप खुद ही वो अगर परागकण ले लेगा तो वो उससे विभिन्नता नहीं आएगी। तो बी और डी ऑप्शन है आपका, ये आपका हो गया ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको और चीज़ और बता दूं कि भाई जो ये परागण हो रहा है एक ही फूल में हो रहा है, अगर देखो ए में जो खुद ही फूल में हो रहा है उसे अपने फूल में कर रहा है तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। अगर ये अलग अलग दूसरे फूल में कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम पर परागण, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे हम। तो भाई एक पूर्ण सर्किट मतलब विद्युत परिपथ होता है बेटा, को कई मिनट तक छोड़ दिया जाता है, जिससे कनेक्टिंग
तांबे का तार गर्म हो जाता है। जैसे ही तार का तापमान बढ़ता है तो तार का विद्युत प्रतिरोध, तो भाई आर, ये पूछ रहा है कि जो आपका आर है इस प्रतिरोध में परिपथ में, तो वो घटेगा अगर तापमान बढ़ेगा तो, ठीक है। तापमान बढ़ता है तो इसका क्या रिलेशन है, पूछ रहा है। ये अगर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो ये घटेगा बढ़ेगा, ये पूछ रहा है बेटा। घटेगा वही रहता है, बढ़ता है, कुछ समय के लिए बढ़ता है फिर घट जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये समानुपाती है। अगर आपका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, ये आपका आंसर सी है, ठीक है। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आंसर क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है कि चुंबक के ध्रुवों के बीच तांबे तार लगा दिया आपने। भाई आपके पास नॉर्थ है, आपके पास साउथ है, ठीक है। आपने तार, इसमें तार लगा दिया है। अब विद्युत तार में जो विद्युत धारा उल्टा किया जाता है तो चुंबक के ध्रुव को भी बदला जाता है, ठीक है। दर्शाई गई 4 दिशाओं में कितनी दिशाओं में बल तार पर कार्य कर सकता है। अब देखो भाई, ये कोई क्वेश्चन अब जो बहुत ईजी है, आपको पढ़ने में बहुत दिमाग खराब कर देगा क्वेश्चन, लेकिन तार ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है फ्लेमिंग रूल लगेगा, तो एक बार बल देखो, मैं जनरली बता रहा हूँ, या तो बल ऊपर लगेगा या बल नीचे। सेम कंडीशन, अगर आपने इसे साउथ कर दिया, इसे नॉर्थ कर दिया, बदल दिया, तो भी बल ऊपर लगेगा बल नीचे लगेगा। तो भाई दो ही चीज़ है, आइदर नॉर्थ या तो उत्तर या फिर दक्षिण, आंसर सी। क्योंकि भाई दो ध्रुव के बीच में तो बल ऊपर लगेगा या नीचे, ऊपर तब लगेगा या नीचे लगेगा, बदल दोगे तब भी वही हो जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उनकी आपस में, ठीक है। आंसर 2 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कर देखते हैं फटाफट से हम। तो 15 दिया हुआ है आपको मेटल, ये आपको ये धातु का कोर दिया हुआ है, प्लास्टिक ऊपर से प्लास्टिक चला रखा है, दिखाया गया प्लास्टिक इंसुलेशन, व्यास डी दिया हुआ है आपको, लंबाई एल दी हुई है, गिरा हुआ है, इसमें वृद्धि तार के प्रद्युत में कमी आएगी, तार में आर कम होगा, ये कम होना चाहिए। आपको पता है आर क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर रो एल बाय ए, लंबाई बड़ा में क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना, हम लंबाई क्षेत्रफल देखना है आपने। तो तार की लंबाई बढ़ाई है आपने, ठीक है, इसकी वृद्धि करनी है, तो ये आपका मतलब कमी आएगी। अगर ये बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, भाई सामने सामने बढ़ते हैं आपस में, ध्यान रखना, ठीक है। तार का व्यास अपने बढ़ाया तो ये घट जाएगा, तो ये घट जाएगा, ध्यान। तो ये आप इसे बढ़ाओगे, वैल्यू बढ़ाओगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू को कम कर, डिवाइड करके कम कर देगा, और आपका प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। और देख लेते हैं भाई कि भाई तार का तापमान बढ़ाएंगे तो नहीं भाई, कमी आनी चाहिए ना, कमी आने चाहिए, नहीं आएगा। और आपका जो वो है प्लास्टिक इंसुलेशन की मोटाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मैंने आपको बता दिया व्यास। जब आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये आपका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं फटाफट से कि भाई आपका निम्न में कौन सा विकल्प प्रतिरूप धारावाही एक लंबे सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। भाई तार जा रही है ऐसे, तो कैसे करेगा, आपने देखा है जब पानी में पत्थर मारेंगे आप, पानी में बहुत बड़ा तालाब है, पानी आपने पत्थर मार दिया उसके अंदर, तो आपने देखा कि वहाँ पे इस तरह से गोले से बनते चले जाएंगे, इस तरह से बड़े बड़े खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह होता है जब ये जो होता है, आपने देखा होगा थंब रूल इस तरह लगाते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से या तो इस तरफ होगा या फिर क्या होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रिक होगा, कौन मतलब सकेंद्रित वृत्त। तो भाई तार लंबा सीधा, ये मैं निशानी बनाई है, मैं बता रहा हूँ बस, ऐसे होगा बेटा, ठीक है। दिशा तो आपको रूल लगाना पड़ेगा, लेफ्ट थंब रूल लगाना पड़ेगा, अंडुष्ट नियम। तो तार में लंबा सीधा रेखाएं होती हैं, ये पर चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखाएं नहीं, समांतर रेखाएं नहीं, तार से रेडियल लाइन है बिल्कुल नहीं, तार चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त होते हैं बेटा, आंसर डी। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे जो अभिकथन दिए होते हैं, तर्क दिए होते हैं, तो भाई फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा कि भाई अगर ए और आर दो आपको सेंटेंस दिए होते हैं, वाक्य दिए होते हैं बेटा, अगर ए और दोनों ही सत्य हैं, दोनों बातें सही हैं, और जो आपको जो तर्क दिया हुआ है वो इसका अभिकथन का एक अच्छा स्पष्टीकरण है, उसी से रिलेटेड है, वो संबंधित है, तो ए आएगा। बी कब आएगा, जब दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण, मतलब वो मेल नहीं, आपस में नहीं खाते हैं, तो बी होगा। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए पहला सही है दूसरा गलत है, तो भाई सी, ए गलत है आर सही है, तो ऑप्शन डी। अब आते हैं जब भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, वो जो श्वेत होती है ना, श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे पहले, सिल्वर ब्रोमाइड अपघटन का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसमें सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है आपका, वो टूट जाता है Ag+Br में, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। ये होता है आपका। तो अब ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, हम इसको Ag_Br को ही, सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं, अपघटन हो जाता है, मतलब टूट जाता है वो Ag+Br में अलग, ठीक है। ये मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई प्रकाश इस ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कौन करता है, ऊष्मा क्या कर रहा है, ऊष्मा
छेपी। अब इसका मतलब क्या है भाई, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। तो बेटा इसमें ऊष्मा छेपी विक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है बाहर, जिसमें बाहर निकलती है, लेकिन बाहर नहीं निकल रही है, आप तो दे रहे हो पहले, ठीक है। ये ऊष्मा शोषी विक्रिया है, ऊष्मा छेपी विक्रिया नहीं है। तो आपका ए सही है और आर गलत। समझ में आई नहीं मेरी बात? तो आपका आंसर क्या होगा, ये सी होगा। समझ में आई नहीं मेरी बात भाई? ये ऊष्मा, ये आपकी ऊष्मा छेपी विक्रिया नहीं है, ये ऊष्मा शोषी विक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा आप ले रहे हो, ठीक है। और ये आपका श्वेत जो थी ना, श्वेत श्याम फोटोग्राफी बोलते हैं इसको, मैंने हिंदी में ब्लैक एंड व्हाइट टाइप हो गया बेटा ये श्वेत श्याम, ठीक है, फोटोग्राफी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मटर के पौधों में ऊंचाई एंजाइमों की दृष्टि से नियंत्रित होती है, इस प्रकार आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि भाई जो मटर के पौधे की ऊंचाई है बेटा, सबके लिए एंजाइम बनता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम बनाता है, वो अच्छा बनेगा तो ऊंचाई भी ज़्यादा हो जाएगी, कम बनेगा तो कम हो जाएगी। तो आनुवंशिक रूप से नियंत्रित है, क्योंकि जो आपका जो एंजाइम है वो कौन बना रहा है, डीएनए, ठीक है, डीएनए प्रोटीन उसी से बन रहा है। कारण क्या है, सेलुलर डीएनए सेल में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत है भाई। सारी को जो कोशिका में डीएनए होता है उससे प्रोटीन बनाने के लिए सूचना होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, ये दोनों ही ठीक है, इसका आंसर ए है, क्योंकि जो सूचना होगी उसी के हिसाब से आपका प्रोटीन बनाया जाएगा और उस हिसाब से आपका मतलब क्या होगा, ज़्यादा बनेगा कम बनेगा, वो डिपेंड करता है डीएनए पे, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका कि भाई उभयचर ऑक्सीजन रहित युक्त रक्त के मिश्रण को सहन कर सकते हैं। भाई उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हैं और धरती भी रहते हैं दोनों, उनको जैसे मेंढक ले लिया आपने, तो उनके जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है कि भाई ब्लड उसका ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो साथ रहता है बेटा, कंबाइंड हो जाता है, तो उसको वो मिश्रण को सहन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, वो सहन कर लेते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है बेटा जी, जो आपका तो ये सहन कर लेते हैं, इसको सहन कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर नहीं होता, जो इसमें बोला हुआ है वो होता है आपका 3 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं इसमें, 3 चैम्बर होते हैं बेटा। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। ये आपका जो उभयचर के जो आपका हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है, कितने कट्स का होता है, 3 कट्स का, ठीक है, पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है, युक्त होता है। अब ये बोल रहा है कि भाई अगले कारण कि उभयचर में 2 कट्स हृदय वाले जानवर है, बिल्कुल गलत। आपका जो ये है उभयचर होते हैं बेटा, कितना मैंने अभी बताया आपको, ऊपर कितने कट्स होते हैं, उसमें 3 कट्स होते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, दोनों में ये ब्लड तो मिक्स हो जाता है, रुधिर मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन वाला भी बिना ऑक्सीजन वाला भी, लेकिन जो कट्स होते हैं वो कट्स 3 होते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। अभिकथन एक धारावाही प्रणाली का स्वतंत्र रूप से निलंबित करने पर छोड़ दिया आपने, आपने एक धारावाही प्रणाली का है उसमें से आपने छोड़ दिया, ऐसे टांगे छोड़ दिया इसको आपने, तो यह भौगोलिक एस की दिशा में रुक जाएगी, मतलब जहाँ पे नॉर्थ हो वहाँ रुक जाएगी और साउथ ऐसे ऐसे ही रुक जाएगी ऑटोमेटिक। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑटोमेटिक वो वहाँ की अपनी तरफ चुंबक के प्रभाव से उधर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, आकर्षित होगी उस तरफ से वो दिखा शो करेगी, बिल्कुल ठीक। अब ये देख लेते हैं, कारण धारावाही सीधी प्रणाली का एक सीधा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है और दूसरा दक्षिण ध्रुव की भांति करता है, बिल्कुल दंड चुंबक की तरह। तो बिल्कुल ठीक है भाई, जिसके अंदर जब भी इसके अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जब इसमें किसी में से विद्युत धारा जारी है, ठीक है, विद्युत धारा जाएगी तो किसी प्रणाली का में से तो किसकी तरह काम करेगी, चुंबक की तरह काम करेगी, और फिर क्या होता है नॉर्थ और साउथ, बिल्कुल दोनों ठीक है बेटा, आपका आंसर ए होगा इसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का फटाफट से मैं पार्ट बनाऊंगा, आई होप कि आपको समझ में आया हो और मैंने जस्टिफाई आपको रीज़न दिया हो, समझ में आया हो। बाकी भी मोस्टली मेरे ख्याल से जो आपका ये पेपर है मैं आज कल तक इसे कवर कर दूंगा और आप इसको अच्छे से कीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट है आपसे, पेपर को सोल्व करना है तो आप इसे पेन से ही कीजिए, बिना पेन के ना कीजिए, ऊपर मन से मैंने पढ़ लिया मैंने कर लिया, ऐसे नहीं करना है आपको इसी तरह से करना है, लिख के आपको तैयारी करनी है। दूसरा, इसका अभी फटाफट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा फटाफट से मैं, और वही करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए भी अगेन ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए बेटा। अब करेंगे हम खंड बा, जो सेक्शन बी है आपका, प्रश्न नंबर 21 से 26 तक, जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है आपके प्रश्न है, और दो मार्क्स से आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पानी की अधिकता में जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका घोलकर बूझे पानी का स्पष्ट घोल बनाया जाता है, ठीक है। घोल बना लिया, पानी मिला दिया, इसको अच्छे से घोल बन जाएगा बेटा इसका। तो इस घोल को हवाई संपर्क में छोड़ दिया आपने, अब हवा में छोड़ दोगे आप तो हल्के सफ़ेद अवक्षेप के रूप में अवक्षेप बनेगा, विलयन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूधिया। जब भी दूधिया हो जाए, आपको याद रखना है, दूधिया हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी बेटा, ठीक है। ये समझा दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पष्ट कीजिए कि हल्का सफ़ेद अवक्षेप क्यों बनता है, रासायनिक समीकरण की सहायता से अपनी प्रतिक्रिया का जो आप ये अभी कर रहे हैं उसका समर्थन कीजिए। तो भाई पहले मैं आपको बता दूं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
जब इसकी अभिक्रिया, जब इसमें पानी में मिला दिया है आपने, जब इसमें आपने CO2 डाल देंगे आप, तो जब CO2 डाल देंगे इसमें आप, तो क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका वाटर। ठीक है, क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यही आपका सफेद अवक्षेप है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जब भी दूधे वाली बात आती है आपको क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है। और उसमें क्या किया आपने, जब इसे आपने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी बात बता रहा हूँ, जो हमारे हवाई संपर्क में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रहती है, उससे संपर्क में आ गया और कैसा हो गया, दूधिया हो गया, ये सफेद अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, इसी को, ये हमारा दूधियापन इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है बेटा। ठीक है, आप लिख देंगे इसमें कि भाई वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस जल निकल जाएगा। और जो अवक्षेप होता है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का अवक्षेप होता है, सफ़ेद लिखा भी हुआ है इसमें बेटा। और आपका अभिक्रिया भी मैंने आपको लिख के दिखा दी। ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। दूसरा बोल रहा है बेटा, कीर्ति ने 4 धातुओं में तनु हाइड्रो अम्ल मिलाया है, अपने प्रेक्षणों को दर्ज किए जाता, नीचे दी गई तालिका में दिखाया, उसने तालिका दे दी, जिसमें इन सब में क्या मिलाया उसने, ये चीज़ें बेटा धातु मिलाई है, कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, जिंक, ये मिलाया है। और गैस उत्पन्न हुई किसमें, गैस उत्पन्न हुई किसमें नहीं हुई, उसने ये भी आपको डिटेल्स ब्यौरा दिया हुआ है। अब ये हमें देखना है कि भाई सही अवलोकन का चयन करें, कौन सा इनमें ठीक है जो उसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ये। और जो प्रतिक्रिया, जो भी अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया प्रतिक्रिया बेटा, यहाँ पे अभिक्रिया लिखनी है, यहाँ पे अभिक्रिया है। थोड़ा सा जो ट्रांसलेट किया उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ ऐसा समीकरण भी दीजिए। तो देखिए बेटा, कॉपर है, कॉपर इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा बेटा, कोई गैस नहीं निकलेगी। लोहा कर देगा बेटा, मैग्नीशियम भी नहीं करेगा, कौन कर, जिंक करेगा, ये 2 करेंगे बेटा। तो आप कैसे करोगे आप, तो आपने क्या करना है, Fe प्लस HCl, इनकी भी क्रिया जब आप करोगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, साथ में बनेगा आपका FeCl3। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा बेटा, बैलेंस कर लेना। ऐसी जिंक है आपका, जिंक की भी क्रिया जब HCl से की आपने, तो ये प्रॉपर्टीज है, धातु की प्रॉपर्टीज, धातु की आप जो अभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी क्रिया हैं, उनके अंदर ये दिया हुआ है। जब आप इसकी भी क्रिया HCl से करेंगे तो बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बेटा। तो ये आपका इसका आपको करके दिखाना होगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, CBSE का क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे हैं अभी, उसका क्वेश्चन नंबर 22 है सॉरी। हृदय की धड़कन में क्रिया, जो हार्ट बीट हमारी, जो दिल धड़कता है, और जो आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, वो किस प्रकार आपस में एक दूसरे से भिन्न है। 4 उदाहरण आपको देने हैं, 4 आपको बताना है एग्जाम्पल, 4 चीज़ें, 4 उदाहरण आपको इसमें देने हैं। तो बेटा अगर हम बात करें हृदय धड़कन की, मैं हार्ट बीट लिख रहा हूँ, HB लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, और आपका प्रतिवर्ती क्रिया होता है रिफ्लेक्स एक्शन, तो RA लिख रहा हूँ बेटा। तो सबसे बढ़िया तो बता दूँ मैं आपको, जो भी हृदय धड़कन है बेटा, ये जो आपकी है, ये क्रिया कैसे अनैच्छिक है। अनैच्छिक मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम इच्छानुसार नहीं कर सकते उसको, अपने हृदय को बंद कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसमें बेटा ये ऐच्छिक क्रिया है, जो आपका प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये जो होती है, ये क्या होती है बेटा, ऐच्छिक क्रिया होती है, मतलब आपके कंट्रोल में होती हैं। जैसे आप हर बार नहीं करते रहते हैं इसको, लेकिन आप, ठीक है, जैसे आपका हाथ किसी गर्म वस्तु को पकड़ लेता है, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, तो आप हाथ पीछे कर लेते हैं बस, ठीक है, लेकिन लगातार नहीं होती रहती, और हार्ट बीट आपकी नॉन स्टॉप है, चलती रहेगी। दूसरा जो है बेटा, ठीक इसमें जब आप जब हार्ट बीट कर रहा होता है, हृदय धड़कन मतलब हृदय धड़क रहा होता है, तो उसमें कोई कंकाल, जो हमारा कंकाल है, उसकी मांसपेशियां काम नहीं करती हैं। मतलब आपने हाथ थोड़ी उठाया है, हाथ जैसे यहाँ पे आपने हाथ उठाया था, तो यहाँ पे मांसपेशियां काम कर रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेशी काम कर रही है, जो आपका हार्ट है वही काम कर रहा है, और कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद सॉरी, वो थोड़ा बीच में फ़ोन आ गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कंकाल पेशियाँ हृदय की जो हार्ट बीट है, इसमें आपका काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो काम ऑटोमेटिक कर रही होती हैं, अपने आप कर रही होती हैं। यहाँ पर आपका जो होता है, यहाँ पर आपकी कंकाल की पेशियाँ जो होती हैं, सब काम करती हैं बेटा, हड्डी वगैरह सब मिलकर काम करती है, तभी आपका हाथ पीछे हो पाता है एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा जो आया बीच में, तो भाई ये तो जो कंट्रोल, हार्ट बीट कंट्रोल कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है बेटा। और यहाँ पे जो आपका प्रतिवर्ती क्रिया है, वो कौन करता है बेटा, वो करता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये हार्ट बीट जीवन भर चलती रहेगी, जो हार्ट बीट हमारी वो लगातार चलती रहेगी। ये बेटा लगातार नहीं चलती हैं, ये आपात इमरजेंसी में ही यही प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, वैसे नहीं होती। ठीक है, और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ धीमी हो सकती है बेटा, ये हमेशा तेज ही होगी। जो आपका एकदम से प्रतिवर्ती क्रिया होती है एकदम तेजी में होती है, लेकिन ये आपकी हार्ट बीट तेज भी होती है, धीमी भी होती है। आपको पता है जब डर लगता है तो हमारा हार्ट बीट तेज बीट करने लगता है, इसमें ऐसा नहीं होता, ये हमेशा तेज ही होगा बेटा। ठीक है, अब जिन रोगियों का पित्ताशय निकाल दिया गया है, देखो पित्ताशय होता है, आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, अब आपको पता चल जाएगा। पित्ती थैली सबने सुना होगा, पित्ती थैली होती है, तो पित्ती थैली जो होती है अगर वो निकाल दी जाए,
तो कम तेलीय भोजन खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? तो भाई मैं आपको बता दूं, जो पित्ती थैली होती है उसमें होता क्या होता है आपका, उसमें होता है आपका पित्तरस। ठीक है, जो किसने बनाया है आपका, यकृत ने बनाया बेटा। ठीक है, यकृत पित्तरस बना के कहाँ संग्रहित, कहाँ इकट्ठा होता है वो, पित्ताशय में। वो फिर धीरे 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 हमारे को वो देता रहता है हमारे छोटी आंत में, ताकि हमारा भोजन पचता रहे, वसा वाला भोजन। अब जब वसा वाला भोजन हम खाएंगे, पित्तरस तो निकाल दिया गया है। ठीक है, अब इकट्ठा पित्त तो आपके पास है नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपसे अच्छे से वसा नहीं टूट पाएगी, वसा नहीं टूटेगी। ठीक है, लिपिड नहीं टूट, लिपिड जो लिपिड भी बोल सकते हैं, इसमें जो वसा होती है लिपिड ही होती है एक तरह से। तो लिपिड है आपका, वसा है बेटा आपका, वो सही से नहीं टूट पाएगा, इमल्सीकरण नहीं हो पाएगा, उसे बोलते हैं इमल्सीकरण बेटा, वो नहीं हो पाएगा और उसे पचाने में आपको बहुत दिक्कत होगी और पाचन धीमा हो जाएगा वसा का। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए ये जो खाने की सलाह मना कर देते हैं, डॉक्टर मना करते हैं कि आप तला ज़्यादा ना खाएं अगर आपका पित्ती थैली पित्ताशय निकला हुआ है तो। ठीक है, चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे 24 पे। जल के अतिरिक्त उन पदार्थों के नाम लिखिए जो मूत्र निर्माण के दौरान पुनः अवशोषित हो जाता है। गुर्दे में पुनः अवशोषित होने वाले पानी की मात्रा को तय करने वाले 2 पैरामीटर भी, कारक भी लिखिए। तो भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में जब यूरिन बनता है बेटा, पेशाब जब बनता है, तो उसमें जल के अतिरिक्त क्या 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 हो जाता है, अवशोषित क्या हो जाता है। एक तो आपका ग्लूकोज, कि भाई ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी को जरूरत है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका अवशोषित हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में देता हूँ। ग्लूकोज आपका एक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स, जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। और आपका लवण, सॉल्ट, कुछ लवण भी आपके क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। उसके बाद अब डिपेंड, जिस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये कि भाई ये डिपेंड करता है कि भाई पानी कितना है। कारक जो पूछा ना, कि पहले भाई एक तो आपकी बॉडी में पानी कितना है। ठीक है, पानी ज़्यादा है कम है। ठीक है, और कितने हुए घुले हुए आपके सॉलिड कितने हैं, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मतलब वर्ज्य पदार्थ कितने हैं आपकी बॉडी में, उस पर डिपेंड करता है कि बेटा कैसे आपका कितना पानी आपका क्या होगा, अवशोषित होगा। कि भाई कितना वेस्ट वर्ज्य पदार्थ है आपकी बॉडी में, वर्ज्य पदार्थ समझते हैं आप। ठीक है, लेकिन वो घुला हुआ होना चाहिए, घुलनशील। एक पानी की मात्रा कितनी है, इन दो पे ये आपका क्या करता है, ये आपका तय करेगा, मतलब इस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, अब चलता है क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका बेटा, ये दिया हुआ है आपके सामने कि भाई सूरज की रोशनी पड़ रही है प्रिज्म पे और वो येलो लाइट और ब्लू लाइट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर तो आरेख में दी गई घटनाओं को बताएं। घटना कौन सी है बेटा, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन। बताता हूँ मैं आपको डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब होता है, हाँ तो बेटा मैं आपको विक्षेपण का मतलब समझा रहा था, डिस्पर्जन का मतलब समझा रहा था। डिस्पर्जन का मतलब होता है विक्षेपण। ठीक है, तो विक्षेपण का मतलब क्या होगा, ठीक है भाई, एक श्वेत प्रकाश दिया और वो 7 रंग में डिवाइड हो गया, जिसे हम बोलते हैं विब ग्योर, विब ग्योर। अच्छा, होता कैसे है, नीचे से होता है VIBGYOR। ठीक है ना, तो इस तरह से बन जाए VIBGYOR। ठीक है, तो आप इसने पूछ रहा, आगे पूछ रहा है संदर्भ में समझाइए कि ऊपर वर्णित 2 प्रकाशों में किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। तो भाई बता देता हूँ आपको, जो वेग होता है वो समानुपाती होता है आपका तरंग दैर्घ्य के। तो अब देखिए विब की वजह से चल रहा है आपका बी नीचे है, आपका येलो ऊपर है। ठीक है, तो जिसका वेग ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका वेग ज़्यादा होगा तरंग दैर्घ्य उसका ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ब्लू कलर है, ब्लू और येलो कलर आप देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट हुआ है कौन सा हुआ है, ब्लू कलर हुआ है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो विक्षेपित हुआ है वो कौन सा हुआ है, आपका ब्लू कलर हुआ है। दोनों में से देखा जाए तो विक्षेपित जो हुआ है ब्लू कलर हुआ है। तो भाई तो क्या होगा, सीधा सा आंसर क्या है इसका, तो वेग इसका भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेग किसका है, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर वेग ज़्यादा, तो तरंग दैर्घ्य भी किसकी ज़्यादा होगी, ब्लू कलर की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे कि भाई आपको पता है कि ब्लू कलर की वेलोसिटी ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप 2 समान प्रिज्मों का उपयोग करके किस प्रकार करेंगे जिससे कि एक प्रिज्म पर आपतित श्वेत प्रकाश का संकीर्ण पुंज दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकले। तो भाई ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्या होता है बताना कैसे इसको, जैसे आपका आपने क्या होना, पहली बात तो ये होना चाहिए जो आपका आपतन कोण है, ठीक है ना, जो कोण है आपका वो तो पता ही है आपको, जो आपतन कोण है आपका वो तो आपको पता ही है। इसमें होता क्या, मेन विचलन कोण होता है। विचलन कोण क्या होता है आपको पता है कि भाई जब एक रेखा, ठीक है, एक रेखा जैसे जाती है तो वो सीधा न जाके अपने पास से मुड़ जाती है। ठीक है, तो आपको पता ही है आपको। तो ये जो कोण है, विचलन कोण है, ये आपका बराबर होना चाहिए। दोनों कोण जो भी प्रिज्म है आपके अब बराबर होना चाहिए, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। ये नीट से भी जरूरत क्या होगी, इसकी जरूरत क्या है कि भाई ये दोनों बराबर हैं आपके, ठीक है, लेकिन अपोजिट होने चाहिए। अब मैं उल्टा, ठीक है, उल्टी दिशा में होने चाहिए।
अब क्या होगा, ये इसको 7 कलर में डिवाइड करेगा, ये इसको मिला के एक ही कलर में निकाल देगा, एक ही रंग में निकाल देगा, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि भाई 7 कलर्स हैं, 7 कलर होते हैं हमारे रंग, एक सूरज की रोशनी में जो हमारे पास वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। पहले वाला तोड़ देगा, इनको विभाजित कर देगा, है ना, विक्षेपण कर देगा, फिर वो क्या कर देगा, 80 उसको सिंगल रे में वो दूसरा वाला जो प्रिज्म है आपका ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बदल देगा, सॉरी मुझे ये बोलना चाहिए। और जो भी आपकी जो ये को जो निकलेगी किरण निकलेगी यहाँ से, वो निकलेगी वाइट प्रकाश के रूप में, ठीक है ना, सफ़ेद प्रकाश जो हम बोलते हैं उसमें निकलेगी। और दूसरा इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। जो निर्गत किरण है बेटा वो वाइट में निकलेगी। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। एक तो इसके अंदर आपको निकलना पड़ेगा कि भाई विचलन कोण दोनों प्रिज्म का सेम होना चाहिए, लेकिन अपोजिट, उल्टा होना चाहिए। एक आपने प्रिज्म ऐसे कर रखा है, दूसरा उल्टा करना पड़ेगा आपको। और पहला वाला विक्षेपण करेगा 7 कलर में, 7 रंगों में डिवाइड विक्षेपित कर देगा, और जो दूसरा वाला प्रिज्म है बेटा वो उसको श्वेत रंग में बदल देगा। और उससे क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, जो बाहर से जो आपकी निर्गत किरण निकलेगी वो कैसी निकलेगी, श्वेत निकलेगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम मोहल्ले में काफ़ी कूड़ा पैदा होता है, हालांकि यह लगभग सभी बायोडिग्रेडेबल है। इसका पर्यावरण पर, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो जैविक कूड़ा है, इसका पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता लग गया, बायोडिग्रेडेबल मतलब आपका जैविक, जैविक ये होता है, इसका मतलब होता है जैविक निम्नीकरणीय, ठीक है, कचरा वेस्ट जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बेटा। अब ये क्या है, काफ़ी कूड़ा पैदा हो रहा है, अगर ये काफ़ी मात्रा में पैदा होगा तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानिकारक, ठीक है। हानिकारक क्यों भाई, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, अब वहाँ से बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ से दुर्गंध आएगी, स्मेल आ सकती है, ठीक है ना। और गैसों का उत्पादन होगा बेटा, हानिकारक गैसों का उत्पादन होगा। क्योंकि क्या होता है, जब वो कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, सड़ेगा, गलेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, उनका जो अपघटन होगा बेटा, अपघटन होता है, ठीक है, जो अपघटन होगा, सड़ेगा गलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो गैस उत्पन्न होगी, दुर्गंध उत्पन्न होगी, ठीक है ना। और वो वहाँ पर बहुत सारे कीटाणु जनन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे जो आपके जीव होते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पर जनन कर लेंगे और एक अच्छी स्थिति नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 है आपका कि भाई A + BC किया आपने, AC बन गया, B निकल गया बाहर, मतलब B के पास C था, समझ में आ रहा है आपको, और B ने जो A ने C को ले लिया, B को हटा दिया वहाँ से। ये सीधा सीधा आपका उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। इसकी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया है, और इसका उदाहरण देना है। अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी। फर्स्ट सेकंड में उल्लेखित अभिक्रियाओं को प्रकार को पहचाने, पहले पहचानना है इनको। संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में प्रत्येक प्रकार के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। तो भाई बता दिया मैंने आपको, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसके अंदर बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में। आप CuSO4 ले लीजिए प्लस जिंक ले लीजिए, और आपका टैंक बन जाएगा Cu + ZnSO4। देखिए सेम चीज़ वही नज़र आ रही होगी आपको। इसका उदाहरण आपको देना है, तो भाई ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है आपके पास। आप इसमें कर सकते हैं कि भाई ये बहुत एक ही उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, और आपका बन जाता है BaSO3। इसमें क्या हो रहा है बेटा, अदला एक्सचेंज हो रहा है इसमें, ठीक है ना, आदान प्रदान हो रहा है इसमें। देखो A के बाद D, A के बाद C चला गया, और B के बाद पास D चला गया, ठीक है। तो BaSO4 + NaCl आप देख सकते हैं, Na के पास Cl चला गया और E चला गया इसके पास। तो ये हो गया आपका इसका उदाहरण। अच्छा, इसको अभिक्रिया बोलते क्या है, दो आपस में अदला बदली कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, इसको बोलते हैं द्विस्थापन, द्विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन 28 क्या बोलता है, पहले देख लेते, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन अच्छे से पहले, कि भाई उपरोक्त ये सेटअप जो पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है, टाइटेनियम एनोड और जो भी स्टील दिया हुआ है आपको, माइल्ड स्टील कैथोड, ये आपको दिया हुआ है H2O OH प्लस Na प्लस ब्राइन, या ब्राइन तो पता है NaOH होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, और इस सेटअप में क्या एनोड और कैथोड पर विकसित गैसों पहचान करनी है, कौन सी गैस निकलेगी। और दूसरा आपसे बोला गया है भाई कि होने वाली प्रक्रिया नाम दें, ऐसा क्यों कहा जाता है। तीसरा, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रक्रिया की अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो भाई पहला तो सेटअप में एनोड कैथोड पर गैस कौन सी निकलेगी, पहले बता देता हूँ आपको। जहाँ ब्राइन लिखा दिखा आपको, ठीक है, तो वो NaOH का पानी, NaOH को हम डाल देते हैं पानी में बेटा, ठीक है।
मतलब जो आपका NaCl होता है प्लस क्या करते हैं उसमें वाटर डाल देते हैं, ठीक है, तो आपका बन जाता है ब्राइन, है ना। अब इसे बोला गया है आपको बोला गया कि भाई पहले पूछा गया एनोड कैथोड पे कौन सी गैस लगेगी, तो भाई एनो ये आपका जो दिया हुआ है ये क्लोर क्षार प्रक्रिया दी हुई है आपको बेटा, जिसमें क्या बनता है आपका NaOH बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है प्लस Cl2 बनता है आपका। तो आपका जो इसमें एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे बनेगा आपका ये क्लोरीन, एनोड पे आपका कौन सी गैस, एनोड पे कौन सा निकलेगा क्लोरीन और कैथोड पे हाइड्रोजन, ठीक है। और ये विक्रिया कौन सी है बेटा, मैंने आपको बता दिया, ये विक्रिया आपकी क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या उत्पन्न होता है, आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। और इस समीकरण की सहायता से अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए, मैंने आपको बनाते दिखा दिया, ये पूरी अभिक्रिया होगी इसकी, ठीक है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या बोलता है, एक पौधे की पत्तियों पर एल्यूमिनियम की पन्नी से ढकी होती है, यह पौधे की शरीर की क्रिया विज्ञान को कैसे प्रभावित करेगी। भाई देखिए, पहली बात तो ये है, जब आपने पत्ती के ऊपर एल्यूमिनियम पत्ती परत चढ़ा दी तो वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज कब बनता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। दूसरा एक और, तो पहला तो यहाँ पे हो गया कि भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा आपका, दूसरा वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा। अब बोलो सर ये क्या होता है, तो भाई यही होता है आपका, जब पानी निकलता है, आपने देखा हो सुबह सुबह जब आप जाते हो पार्क में तो पत्तों पे पेड़ों पे आपको दिख जाएगा कि पानी दिख जाएगा आपको, तो उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, तो वो भी पानी का खिंचाव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। और पानी ऊपर नहीं जाएगा तो उसका मतलब साथ साथ खनिज लवण भी ऊपर नहीं आ पाएंगे, खनिज और लवण जो मिट्टी से आते हैं उस पार्ट में, उस भाग में नहीं जा पाएंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद लसिका जो है आपका अगला ऑप्शन दिया हुआ इसी में, लसिका किस प्रकार परिवहन में शामिल एक महत्वपूर्ण द्रव है, यदि किसी लसिका वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं तो यह मानव शरीर को कैसे प्रभावित करेगा, विस्तार में बताएं। बेटा सबसे पहले बता दूं मैं, लसिका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, बहुत ज़रूरी है। तो करता क्या है ये, सबसे पहला काम इसका है कि भाई जो आंतों में इंटेस्टाइन में जो वसा होती है हमारी, जो भी पचा हुआ वसा है उसे अवशोषित वसा को ले जाता है ये, ठीक है, कौन ले जाता है, लसिका। दूसरा जो भी तरल पदार्थ होगा आपका, तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ को भी क्या कहता है ये वापस रक्त में ले जाएगा, वापस रक्त में ले जाएगा जो आपका लसिका होगा। और अगर ये अवरुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा भाई, पानी का, एक तो पानी का अवशोषण, दूसरा आपका जो खराब, जो मैंने अब काम क्या कर रहा है मेन, वसा को ले जा रहा है ये, तो खराब वसा अगर ये अवरुद्ध हो गया तो खराब वसा का क्या होगा, आपका अवशोषण होगा, जो कि बॉडी के लिए हानिकारक, शरीर के लिए हमारे लिए हानिकारक होगा। और दूसरा पानी का भी अवशोषण ढंग से नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन क्या 30, कि भाई रोहित जो है आपका 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभी सारी लेंस, मतलब दर्पण की सहायता से किसी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है, ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई दूरी की सीमा निकालिए, आपको फोकस दूरी दी हुई है, जहाँ वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, और उसको ठहराने के लिए उचित कारण भी दें, जो आपने निकाला है आंसर। इस मामले में प्रतिबिंब निर्माण दिखाने के लिए किरण आरेख आपको रे डायग्राम बनाना है, ऊपर प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण के आधार पर दर्पण का उपयोग बताएं, ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में अभी सारे दर्पण दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका अवतल दर्पण, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज़ सीधा प्रतिबिंब, यहाँ पे फंसा, मैं बोल रहा हूँ ना फंसा हुआ है, मतलब बता रखा है आपको कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब आपका क्या होता है, वो देखो दर्पण इस तरह होता है, और जब आपका 40 सेंटीमीटर दूरी दी हुई है, ठीक है, तो आपका अवतल दर्पण के केस में तभी बनता है ये सीधा, जब वो 0 से, मतलब यहाँ ध्रुव से फोकस दूरी के बीच में हो, मतलब 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच में आप कहीं भी वस्तु रखिए, प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, जो कि सीधा होगा और आभासी होगा। दूसरी चीज़, ये डायग्राम बनाना है आपको, वो उसी तरह बनाना है, यहाँ से बनेगा तो ये टकरा के तो ये ऐसे चली जाएगी, एक यहाँ से जाके, ठीक है, एक जो सीधी जाती है फोकस से उठे निकल जाएगी, तो इस तरह से हम इसे पीछे मिला देंगे बेटा, ठीक है। आरेख भी बना दिया हमने। उपयोग, तो भाई उपयोग इसका होता है, आपका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं आपको इसको, एक तो, ठीक है ना, और जो आपकी टॉर्च सर्च लाइट उसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है बेटा का
इसका पहला पार्ट है, प्रयोगशाला में देवाश्री द्वारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है लेंस का उपयोग आवर्धन लेंस के रूप में किया जा रहा है। उसकी स्पष्ट दृष्टि का निम्न दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कांच का उपयोग करके प्राप्त आवर्धन क्या है? तो देखिए क्या करेंगे हम, हमें एफ दिया हुआ है, आपको एफ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपको जो न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि जो आप देख पा रहा है वो उसको आपको दिया हुआ है कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें वी दिया हुआ है, आपको न्यूनतम दूरी दी हुई है कि 25 सेंटीमीटर तक वो बना लेता है आपका क्या इमेज बना लेता है। ठीक है, आवाज़ से आपसे पूछा कि एम पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है आपसे एम, तो एम निकालने के लिए पहले हमें यू पता होना चाहिए बेटा। यू कैसे निकालो, क्योंकि आपको ऊंचाई तो प्रतिबिंब की दी नहीं हुई है। एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बाय एच, वो तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो वी बाई यू लगाएंगे। तो वी बाई यू के लिए आपको यू चाहिए, तो आपने आती है 1/v प्लस माइनस होता है लेंस में, और 1/f जो होता है फॉर्मूला इसमें सूत्र में रखेंगे। तो यू आपको सोल्व करके यहाँ से क्या दे जाएगा, अच्छा ये v आपको रखना है -25 रखना है आपको, ये प्लस में रखना है आपको, और आपका आंसर सोल्व करोगे इसको तो ये आपका u यहाँ पे आ जाएगा -25 और -6/25 सोल्व करके। ठीक है, और जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं सोल्व करके दिखा दूंगा, मैं इसको सोल्व कर ही देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सोल्व करेंगे 1 आपका u और ये चीज 1/f हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और इसमें जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस यहाँ पे था पहले से ये। ठीक है, 1/5 है आपका, और ये आपका -25 चलेगा। फिर आप सोल्व करेंगे इसको, 25 में 5, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 25 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे +5, और ये हो जाएगा आपका 30/25 में 5 और 1/u माइनस का यहाँ पे काट देंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा माइनस तो चला जाएगा -6/25 आया था, सॉरी जो आया था आपका, जो आपका u आएगा वो u हो जाएगा आपका -25/6। ठीक है, ये आगे सोल्व कर दिया मैंने आपका। अब पूछा है आवर्धन क्या, तो आप m निकाल देंगे, m को आपको पता है v/u होता है, वो निकाल देंगे यहाँ से। अब फिर वह अपनी आंखों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक किताब रखती है और पढ़ने की कोशिश करती है, वह पढ़ नहीं पाती, इसका कारण क्या है? अब देखिए भाई, इसका मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसे वो आप पास का नहीं देख पा रही है। ठीक है ना, तो उसका रीज़न क्या है कि भाई उसका लिस्ट कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। तो बेटा ये क्या दिया हुआ है, रवि ने अपने दोस्त हरी की आंखों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक किताब को रखा है। हरी किताब में लेखक कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, इसका कारण बताइए। तो भाई आपको ये पता ही है पहले से कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कि भाई अगर आपको ढंग से पढ़ना है अच्छे से तो कम से कम दूरी इतनी होनी चाहिए आपकी, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसलिए वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक छात्र एक ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ की सफ़ेद शीट को ठीक करता है। वह केंद्र में एक बार चुंबक रखता है और बार चुंबक के चारों ओर समान रूप से लोहे का कुछ बुरादा छिड़कता है। भाई एक बार चुंबक लिया, बुरादा छिड़क दिया उसने। ठीक है, फिर वह धीरे धीरे थपथपाता है और देखता है कि लोहे का बुरादा खुद एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होता है। वह थोड़ी बार देखता है कि वो एक पैटर्न में वो खुद अपने आप में अरेंज हो गया। लोहे का बुरादा खुद को एक विशेष पैटर्न में क्यों व्यवस्थित करता है, पहली बात आपसे पूछा है उसने। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो भाई सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको कि जो आपने चुंबक इस तरह से बुरादा डाला था वो एक तरह से ऐसे आपको पैटर्न दिखेगा, इस तरह से ऐसे यहाँ पे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा। ये क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव। जो भी चुंबकीय प्रभाव है उस बार मैग्नेट का, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ से उत्तर से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं और दक्षिण में विलीन हो जाती हैं, तो ये इसी के प्रभाव से ये अपने आप को पैटर्न में व्यवस्थित करता है। ठीक है, और क्योंकि वो छोटे छोटे जो लोहे के जो आपके टुकड़े हैं, जो बुरादा है, वो अपने आप को एक तरह का छोटा छोटा मैग्नेट की तरह अपने आप को बिहेव करते उस तरह वो बिहेव करेंगे, तो वो अपने आप को वो इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। फिर बोलता है अगला क्वेश्चन कि भाई क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न द्वारा किस भौतिक राशि का संकेत करता है? कि भाई सीधी सी बात है, ये आपका क्या है, जो भी ये पूरा कर रखा है ये आपका चुंबकीय क्या है, आपको मैंने बता दिया चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है ना, और जो भी है, और ये कौन कर रहा है आपका बार मैग्नेट, बार चुंबक, क्षण चुंबक बेटा सॉरी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण बताइए। देखो ये बता रहा था, यही आपकी चुंबकीय रेखाएं के सूत्र है, मतलब रेखाएं हैं। तो पहला तो उत्तर से निकलती दक्षिण में विलीन जाती हैं, और चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। ठीक है, और दूसरा कभी भी आपस में, तीसरा बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी आपस में काटती नहीं है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, साथ में जो दिया हुआ है
एक डिस्ट्रीब्यूटर सुई को धारावाहिक तार के पास रखा जाता है, ठीक है, तार है जिसमें से विद्युत धारा जा रही है। आप निम्नलिखित मामलों के लिए अपनी टिप्पणी को बताएं और प्रत्येक मामले में इसका कारण भी दें। तो पहला भाई आपको ये कारण दे दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि भाई अगर तार में विद्युत धारा प्रवाह का परिमाण बढ़ाया जाता है, अगर आपने देखो आपका तार में विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, आपने सुई यहाँ पे लगा दी, अगर इसमें आपने विद्युत धारा को बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि जो निडल है, जो सुई है, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, ज़्यादा घूमेगी। क्यों? क्योंकि जब आप विद्युत धारा बढ़ाते हो उससे चुंबकीय प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। जो चुंबकीय प्रभाव होता है आपका, चुंबकीय प्रभाव समानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा के, आई के, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा और उससे डिफ्लेक्शन उसका जो विक्षेपित होती है वो ज़्यादा विक्षेपित होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहे हो आप कि भाई दीर्घ सूची सुई को तार से दूर विस्थापित किया जाता है। अगर आप सुई को दूर ले गए तो भाई ये जो चुंबकीय प्रभाव है व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मैग्नेटिक फील्ड एफ लिख देता हूँ मैं। चुंबकीय प्रभाव जो होता है आपका दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रम अनुपाती। दूर ले आओगे तो वो ज़्यादा विक्षेपित, सुई ज़्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं, ठीक है। ये हुए दोनों आपके आंसर। 33 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई ओजोन परत को नुकसान चिंता का कारण क्यों है। भाई पहली बात तो चिंता कारण इसलिए है, मैं उधर बाटी नहीं पढ़ रहा, कि भाई पहला कि भाई ये जो कि अगर अंटार्कटिका पे छेद हो चुका है पहले से, आपको पता है होल हो चुका है, अगर वहाँ से वो पैराबैंगनी किरणें, सूरज के अंदर जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनको वो अवशोषित कर लेती है आपकी ओजोन परत। अगर वो नीचे आ गई तो उससे बीमारियाँ फैल जाएंगी, कैंसर वगैरह हो सकता है, हमारी पूरी जो फसल है, क्रॉप है, वो ख़राब हो सकती है, फसल ख़राब हो सकती है बेटा। तो इसलिए चिंता कारण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कारण क्या है? कारण इसका भाई CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे AC में जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, AC मतलब, और जो कूलर होता है हमारे, कूलर बोल रहा हूँ सॉरी, जो हमारे फ्रिज होते हैं उनमें यूज़ होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम मतलब जिसे हम जो अग्निशामक होते हैं, अग्नि बुझाने वाले, उससे भी क्या होता है, इसलिए जो CFC होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसी से वो क्या हो रहा है, मेन ज़्यादा ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो भाई पहले तो बहुत ज़्यादा जो डेवलप कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री है, दोनों विकासशील और विकसित देशों ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया UNEP, ठीक है ना। तो संयुक्त मिलकर उन्होंने आपस में मिलकर संयुक्त राष्ट्र जो वातावरण संघ है, जो पूरा इस तरह से बनाया, कार्यक्रम बनाया उन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई कम से कम लिमिटेड 1986 में बना था ये, 1986 में, तो कम से कम हमें इनका यूज़ करना है, ठीक है, ताकि इसका लेवल कम हो सके। अगला क्वेश्चन जो जी, ये तो भाई आपका बहुत ज़्यादा ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का, जो आता ही आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? सृष्टि ने इथेनॉल को एक यौगिक A के साथ, इथेनॉल मतलब C2H5OH लिख लिया पहले मैंने, किसी एक के साथ, अब ये नहीं पता हमें, शांत सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म किया, देखा कि मीठी गंध वाला, जहाँ मीठी गंध वाला आ जाए बेटा समझ जाना कि ये बात कर रहा है एस्टर की। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इथेनोइक अम्ल होगा, और आपका बन जाता है आपका क्या, एस्टर, ठीक है। एस्टर से वो डाला आपने, ये H2O निकाल देगा, दोनों को जोड़ देगा। फिर जब B को सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने इसी जो B बना है इसके अंदर आपने डाला क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है बेटा। डाला तो अभी क्या, तो ये इथेनॉल एक यौगिक C बनाता है। देखो इथेनॉल बनाया प्लस C, यहाँ पे H ना होके यहाँ पे क्या होगा, Na होगा। बस जो ये Na है ये करेगा Cl को यहाँ से, H को यहाँ से हटा देगा, Na आ जाएगा, बस C बन गया। A और C की पहचान कीजिए। तो भाई A तो आपको बता दिया मैंने, इथेनोइक अम्ल है ये, ठीक है। C आपका सोडियम इथेनोइट, ये सोडियम इथेनोइट है। A और B में प्रत्येक का उदाहरण उपयोग दे दें। A और B का, A का है भाई आपका, ये आपका A था, और आपका B का है आपका ये था। तो भाई A का उपयोग क्या होगा, B का उपयोग क्या होगा, तो विनेगार खाने में यूज़ किया जाता है इसको 5% मिला के, ठीक है ना। और जो आपका ये इथेनोइट है ये परफ्यूम इंडस्ट्री में, जो आपका B है, जो परफ्यूम इंडस्ट्री में ये परफ्यूम बनाने में काम आता है। अगला क्या है, सामने रासायनिक प्रतिक्रिया को लिखें, लिख दिया मैंने पहले ही, और इनके नाम भी देने, मैंने इनका नाम भी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आता ही है ये, और जो मैं दूसरा कराऊंगा ये भी पेपर में होता ही होता है, ठीक है। जैसे ये है 443, जहाँ आपको दिख जाए तो भाई इथेनॉल दिख गया, तो बस इथेनॉल ये था, आपने इसको गर्म कर दिया और क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो बस आपका बच्चा क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना है। गर्म कर दिया आपने तो इसमें से वाटर निकल जाएगा बेटा, जल निकल जाएगा, H2 निकल गया और बन जाएगा आपका एथीन, ठीक है। आपने ये मैंने प्रतिक्रिया भी बना दी। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बच्चों को बताता हूँ मैं कि भाई ये आपको अच्छे से रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसे निर्जलीकरण एथेनॉल का बोलते हैं। जैसे गलती से एथेनॉलिक एसिड को युक्त 2 टेस्ट ट्यूबों को लेबल करना भूल गई, इन्होंने इसको मिलाना भूल गई है। पदार्थों को सही पहचान करने के लिए कोई उपयोग सुझाएं और रासायनिक समीकरणों की सहायता से अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो भाई इनको अगर आपको लेबल नहीं किया है तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ये अभिक्रिया आपने बुक में पढ़ी हुई हैं, देखा होगा। जो CH3 स्नेहिक अम्ल की अभिक्रिया या तो आप सोडियम कार्बोनेट से कर दीजिए, या आप इसकी अभिक्रिया इसी की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कर दीजिए। दोनों में ही एक CO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। एकदम से आवाज़ आएगी आपको गुब्बारे की, मतलब गैस के बुलबुले की। तो इसका मतलब आपको क्या है, वो क्या है आपका स्नेहिक अम्ल है। बाकी एथेनॉल उससे अभिक्रिया इनसे अभिक्रिया नहीं करेगा बेटा, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 35 का ए है, जटिल बहुकोशिकीय जीवों में एक टुकड़े से पूरे जीव का पुनर्निर्माण क्यों संभव नहीं है। भाई देखो, पहली बात तो आपका बहुत जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, देखो आपने जो स्पैरो वगैरह पढ़ा हुआ है, स्पैरो वगैरह जो होता है ना, तो उसमें अलैंगिक जनन होता है। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर संभव नहीं है, बहुकोशिकीय जीव में संभव नहीं है, क्योंकि जो कोशिकाएँ होती हैं बहुत सारी, उनका एक विशेष कार्य होता है, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारी आपने कोशिकाएं इकट्ठी कर दी तो ये आपका जटिल कोशिकीय जीव बन गया, नहीं। इसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं बहुत अलग अलग विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो जिन्हें हम उत्तक बोलते हैं, ठीक है। फिर वो अलग अलग मिलके कोई आपका यकृत बना रही है, ठीक है, कोई आपका अग्नाशय बना रही है, ठीक है ना। इस तरह से सारे जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग विशेष उत्तक में विभाजित हो जाती हैं, फिर अलग अलग वो अंग का निर्माण करती हैं। ऐसा जो कि बहुकोशिकीय जीव में ही हो पाता है, एक पूरे जीव को अगर आप तोड़ते हैं टुकड़े करने से नहीं होगा। दूसरी बात ये भाई एक क्या है कि इनको फिर आपको इनकी जगह पर रखना भी जरूरी है, ठीक है ना। अब आपने एक सिंपल स्पैरो काट दिया, ठीक है, वो तो पूरा बन गया दोबारा से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपका बहुकोशीय जीव जो है उसमें आपके जो अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसे ऐसे अंग आपस में नहीं बने, तो वो क्या होगा, अविभाजन, मतलब अच्छे से विभाजन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बहुकोशीय जीव बन ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ठीक क्या है, पहले तो आप बोलोगे उत्तक होते हैं विशिष्ट इसके अंदर, ठीक है ना, और उनको उनकी जगह पर ही रखना, व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, टुकड़े वाले जीव में ऐसा नहीं होता, वो पूरा का पूरा जीव इस टुकड़ों से बन जाता है, इसमें नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपने किसी इंसान को काट दिया तो भाई सिर अलग है, उसका सब चीज़ अलग अलग है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, अलैंगिक जनन में स्पैरो के अंदर। उसके बाद बोल रहा है कि भाई प्रजनन के उत्तकों और अंडों की यौन परिपक्वता प्रजनन के लिए आवश्यक कड़ी है। भाई देखो क्या है, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स जो मानव है, ठीक है ना, जीवों के अंदर होता क्या है कि भाई बहुत ज़रूरी है, यौन परिपक्वता जरूरी है, और वो भी एकदम से स्टार्टिंग से बचपन सिंस बर्थ नहीं होती है। तो क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी क्यों है, क्यों भाई हमें पता है कि एज सेट पे, मतलब 10 से 14, अगर मैं एवरेज ले लूँ 10 से 12 या 12 से 14-15 के बीच, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, चाहे लड़का लड़की हो, दोनों को क्या हो जाते स्टार्ट हो जाते हैं, यौन परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एकदम से नहीं होता भाई, ये वयस्क जल्दी से नहीं होते हैं। आपको पता है बच्चा 18 साल से 14-15 साल तक बच्चा रहता है, उसके बाद उसमें आपको चेंजेस आने, परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तब वो परिपक्व होना शुरुआत कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले उसको तैयार करना पड़ेगा। यौन परिपक्व का मतलब यही है कि पहले से पहले वो तैयार होगा, उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा उसको, उसके बाद ही यौन परिपक्वता प्रजनन हो पाता है, ठीक है। जैसे अब इसमें ये भी चीज़ डाल सकते हैं आप कि भाई दोनों में, जो लड़का लड़की दोनों में शरीर में बदलाव आते हैं। लड़के के मुँह पे दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, लड़की के वक्ष स्थल जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, और उसके बाद इनकी आवाज़ फटने लगती है लड़कों की, और यहाँ पर क्या होता है आपका, जो लड़कियां हैं इनके मासिक ड्रम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक एज फिक्स कर रखी है 12 से 15, ठीक है ना, ऑटोमेटिक सेट है, वो स्टार्टिंग से ही बचपन से होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि भाई ये तो ज़रूरी है, वयस्क होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो परिपक्व, आपके अंग परिपक्व हो जाए, और इंसान वो साइज़ में भी, मतलब देखो आकार में भी बढ़ जाते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में मैंने अंतर बताया, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने दिया हुआ है कि भाई प्रजातियों के लिए विविधताएँ कैसे उपयोगी हैं यदि प्राकृतिक प्रवेश में भारी परिवर्तन होता है। तो भाई अगर प्राकृतिक जहाँ हम रहते हैं वहाँ परिवर्तन होगा तो विविधता कैसे आएंगी, क्यों उपयोगी है, इसका हमें जवाब देना है। तो भाई पहली बात तो
अगर ज़्यादा बदलाव हो गया इस प्राकृतिक परिवेश में, चूँकि परिवेश में कौन रहता है बेटा, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी आते हैं, मिट्टी, तापमान सब आते हैं। अगर ज़्यादा बदलाव हुआ तो जनसंख्या जो वहाँ पे रहती है उस सब में उनका सफाया हो जाएगा। दूसरा, अगर कुछ भिन्नताएं होंगी तो वो अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लेंगे, अनुकूल बना लेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे अगर कुछ कुछ भिन्नताएं होंगी तो वो क्या होगी, उसके अस्तित्व के लिए, जो वहाँ पे जनसंख्या रहती है उसके अस्तित्व के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। लेकिन भारी परिवर्तन हुआ तो बेटा वही हो सकता है, सफाया हो सकता है, क्योंकि क्या है कि एक लिमिट तक ही आप एक विविधता को वो कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो, मतलब सहन कर सकते हो। ज़्यादा होगी तो सफाया हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम होगी तो थोड़ा सा मौका मिल जाएगा प्रजाति को वहाँ पे एडजस्ट करने का, अनुकूल होने का। आरोपण के पश्चात ये बात, भ्रूण की उचित वृद्धि विकास के लिए गर्भाशय और प्लेसेंटा किस प्रकार शर्तें प्रदान करते हैं, मतलब किस तरह वो अपने आप को तैयार करते हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, जो अगर मैं आपको बताऊँ, जो यूट्रस होता है, ठीक है, वो पहले से उसकी जो लाइन परत है वो मोटी हो जाती है, ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छे से रखता है और वो पोषण अच्छे से बच्चे को दे सके। दूसरा, जो रक्त के द्वारा ही सारा का सारा पोषण मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जो भ्रूण है आपका गर्भाशय दीवार से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और इसकी के उत्तक में, जो उत्तक होते हैं, जो आपके यहाँ पर उत्तक होते हैं बेटा, देखिए बता दो, इस तरह से उत्तक में ये दीर्घरोम होते हैं ऐसे, ठीक है, दीर्घरोम आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इस तरह से उंगली के प्रकार के प्रवर्ध होते हैं। इनसे आपका क्या होता है, इनसे आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और शोषण क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा खाना क्या होगा, ऑक्सीजन पहुँच पाएगी बच्चे के पास यहाँ पे, और खाना मिल पाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद एक और ये हो सकता है कि भाई, जब प्लेसेंटा की बात करें, जो प्लेसेंटा है आपका एक तरसरी नुमा एक उत्तक है आपका, जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये जब क्षेत्रफल बढ़ा देगा तो ये जो विकासशील भ्रूण होता है, जो बच्चा बढ़ रहा है, 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है बेटा, जब वो बढ़ रहा होता है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, तो प्लेसेंटा उनका निपटारा करने में भी मदद करता है, ठीक है ना। और लास्ट में जब वो पैदा होने वाला होता है बच्चा बेटा, डिलीवरी होने वाली होती है, तो वहाँ पे एक लयबद्ध, मतलब एक रिदमिक क्या होती है, संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उससे वो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। अब करते हैं अगला ऑप्शन नंबर 36। ये आपको सेटअप दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है उपरोक्त आरेख घरेलू सर्किट का योजनाबद्ध आरेख है। जो क्या है, होम सर्किट, घर के अंदर सर्किट होता है उसकी तरह बताया गया आपको। उपरोक्त आरेख में दिए गए घर में 5 प्रयोग करने योग्य स्थान है, 5 जगह यूज किया था, 1 2 3 4 5, और जहाँ विद्युत कनेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। भाई घर की बात होती है तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे हमेशा पाशवक्रम होता है बेटा, ठीक है, पाशव यूज किया था, पाशवक्रम दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद इस घर के लिए मुख्य 220 वोल्टेज आपको दी हुई है, मुख्य से आने वाला 222 एम्पेयर करंट आ रहा है यहाँ पे, 22 एम्पेयर। तो दूसरा, मुख्य में से घर में सभी जगह कनेक्शन का तरीका क्या है, तो भाई मैंने आपको बता दिया, पाशवक्रम में सारे पाशवक्रम में लगे हुए हैं सारे ये। और इसके बाद पूछता है ये रिक्त स्थान 5 और 4 में, जो 5 और 4 है बेटा, ये आपको दिया हुआ है, ये जो प्रतिरोध है इसमें बराबर है, मान लीजिए यहाँ पे R और R दिया हुआ है, ठीक है, चौथे और पाँचवें में। और उसके बाद 3 और 2 में 20 और 30 हो, यानी 3 में 20 है, और इसमें आपका 20 है। और जो पहले में इसने बोला हुआ है, जो स्पेस 1 का प्रतिरोध है स्पेस 5 के मुकाबले दुगना है, मतलब 5 के मुकाबले दुगना, मतलब यहाँ पे हो गया 2R, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई प्रतिरोध क्या है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा स्पेस 3 में विद्युत प्रवाह, ठीक है, आपसे आई पूछा हुआ है बाद में, ठीक है। और आपसे पूछा गया लास्ट में मुख्य कनेक्शन की घर की बाकी बिजली उपकरणों के बीच उन्हें आकस्मिक उच्च विद्युत प्रवाह बचाने के लिए क्या रखा जाना चाहिए। तो पहले पे आते हैं, मैंने आपको पहले उसमें बता दिया पाशवक्रम है। दूसरा कि भाई आपको R मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे अगर हम, तो आपको 1/R इससे निकालना होगा पाशवक्रम में। तो R1 कितना है मैंने बताया आपको, 2R था, अगर आप मेरा देखेंगे तो R1 2R है, प्लस 1/20 और 30, एक 30 है 20 है, सॉरी ये 30 है 20 है, तो एक 20 है, एक मतलब R एक 30 है, प्लस 1/R और R, ये जो आपका R है चौथा, और 5वां भी R है, इनको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। सोल्व करके इसका, और ये बराबर किससे रखेंगे आप इसके, ये आप सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 22 एम्पीयर करंट दिया हुआ है आपको, तो आप सोल्व करेंगे इसको 1/RP, और ये आपका सोल्व करके जो भी आंसर आएगा RR 2R
इस तरह प्लस करेंगे ना आप, इन सबको एलसीएम लेंगे। उससे पहले आर पी भी चाहिए आपको, तो कैसे निकालेंगे आप, आर पी कैसे निकलेगा, वी बाई आई। तो वी आपको दिया 220, 22 कट गया 10, ठीक है। तो ये आर पी कितना है, 10 दिया हुआ है आपको, प्लस इक्वल टू, अब आपको मैं देखो 16 आप अपने आप को करेंगे, मैं आपको दे देता हूँ सोल्व करके, प्लस 1/20 था मेरा, आपको जो सोल्व करने के लिए सोल्व करना है वो आपको दे देता हूँ 1/r प्लस 1/, इस तरह से बेटा ये सोल्व करेंगे तो आर आपका आएगा, आर 150 में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर कितना आएगा 150, तो उस हिसाब से आपसे इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आर कितना होगा, टी 1 कितना होगा, टी और ये 150 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या पूछा था कि भाई, हाँ भाई स्पेस 3 में कितना है, तो स्पेस 3 में कैसे निकालेंगे, आई आपको पता है, आपको आई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई होता है आपका वी अपॉन में आर। तो वी आपको कितना पता है 220 वोल्ट है, आर जो 3 में है, 3 में कितना है, 3 में 20 काट देंगे, ठीक है ना, 11 आ जाएगा। समझ में नहीं आया, ऐसे आपको सोल्व करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि भाई मुख्य कनेक्शन घर की बाकी बिजलियों को बचाने के लिए आकस्मिक उच्च विद्युत से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं बेटा, क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़। आप करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है आपको डाटा, दिया हुआ है डाटा आपको दे दिया पूरा। 2 छात्रों ने समान प्रायोगिक परिस्थितियों में लोहे की वस्तु पर पानी हवा के प्रभाव की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रत्येक वस्तु को 10 मिलीलीटर पानी में आंशिक रूप से डुबोने से पहले उसका द्रव्यमान नापा। कुछ दिनों बाद वस्तु को हटाया गया, सुखाया गया और उनके द्रव्यमान को नापा गया। तालिका उनके परिणाम दिखाती है। ये किया भाई, टील पतली चादर ले ली विद्यार्थी ने, इसने ए ने ली ये, इसने लिया पतली चादर। जंग लगने से पहले ये था, इंस्टाग्राम ये था, बाद में ये हो गया, बाद में ये हो गया, ठीक है भाई, बढ़ गया। अब 2 छात्रों की अलग अलग टिप्पणियों के कारण क्या क्या कारण हो सकता है, पहली चीज़ ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। दूसरा कि भाई एक अन्य सेटअप में छात्रों ने लोहे की कील पर जिंक धातु का लेप किया, तो पहले नोट किया कि भाई जिनसे लेपित लोहे की कीलें जंग को लगने से बचाती हैं। उन्होंने यह भी देखा कि जस्ता शुरू में एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है, लेकिन जस्ते का उपयोग करने का तरीका अतिरिक्त लाभ दिया है कि जस्ता की परत क्षतिग्रस्त होने पर भी जंग को रोकता रहता है। इसका नाम दें। जंग लगने से बचाव की प्रक्रिया और जंग लगने से बचाव के 2 अन्य तरीके भी बताइए। भाई देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको जंग लगने से पूछ रहा है आपसे कि भाई जंग से कैसे बचा सकता है। तो पहले इसकी बात करते हैं कि टिप्पणियों का कारण क्या हो सकता है। तो भाई पहली बात तो यही है, जब जंग लगता है ए और बी धातु में तो उससे क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या भाई, चादर है इसकी, तो चादर का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें ज़्यादा आपका जंग लगेगा, तो जंग ज़्यादा लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना, देखो ना, ठीक है, डबल बढ़ रहा है तो चादर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दूसरा जंग, इसको जस्तीकरण बोलते हैं। जब भी हम लोहे पे जब हम जिंक लगा देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। और इसके अलावा तरीके क्या है भाई लगाने के, आप ऑयलिंग कर सकते हैं, तेल लगाते हैं, पेंट कर सकते हैं, या क्रोमिन की प्लेट लगाते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा लेंगे। अब अगला एक सेटअप और दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है जो इसी का क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट है आपका, कि लोहे के निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में जंग सबसे अधिक लगेगा। इन चारों को आपको दिया हुआ है और उत्तर के समर्थन का वेद्य मतलब मेन जो आपका पॉसिबल कारण है वो भी आपको देना है। तो ए दिया हुआ है आपको, जिंक की परत चढ़ी हुई लोहे की बाल्टी है, ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम की ढकी लोहे की तार की बिजली है, गेट पर लोहे का कब्जा है और चित्र लोहे की बाड़ है, ठीक है। तो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई जो एल्यूमिनियम होता है आपका और जो जिंक होता है, ये तो आपका जिंक से लगने बचाते हैं आपका, ठीक है। जो मेन जो इन दोनों में जो मेन ज़्यादा दिक्कत होगी वो होगी आपके लोहे के कब्जों को। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये पानी मॉइस्चर में नमी में रहेगा। दूसरा इसमें हवा में, इससे हवा में कब्जों हवा में मिल रही है, प्लस ये आपका वाटर वेपर के भी कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है ना। और उससे इसे वजन लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू बाढ़, ठीक है। क्योंकि बाढ़ में भैया पेंट करा सकते हैं बार बार, लेकिन जो है आपका जो ये है इनको पानी और ये हवा दोनों मिलती रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि पानी यहाँ से नीचे पहुँच जाए, बाढ़ में से हो तो नीचे पहुँच सकता है, लेकिन ये आपका रेटिंग थोड़ा सा पानी बचा लेंगे और हवा मिलेगी प्लस पानी मिलेगा तो उससे ये जंग जल्दी लगेगा इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं एक बार। उसके माता पिता की आंखें भाइयों की आंखें काली हैं, माँ बाप की आंखें काली है, भाई की काली है लेकिन उसकी आंखें हरी हैं। पूजा का पति जो है उनकी रवि की आंखें काली हैं, उसकी भी उसकी माँ की आंखें हरी हैं, ठीक है, और पिता की आंखें काली है।
तो भाई कहने मतलब ऊपर पूछ रहे हैं कि भाई ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर क्या हरे रंग की आंखों का रंग प्रमुख प्रभावी या अप्रभावी लक्षण है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि काला ज़्यादा पाया जा रहा है, तो काला आपका प्रभावी है और हरा वाला अप्रभावी है। पहली बात तो मैंने बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि भाई क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर जो आँखें हैं वो आपकी काली हैं और बाकी हरी हैं, और हरा हरा तभी आता है जब वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, दोनों अप्रभावी होंगे, सॉरी। जैसे आपने अगर मान लिया कि भाई ये जो ग्रीन ग्रीन जैसे बोल सकता हूँ मैं, ये ब्लैक ब्लैक, ये ग्रीन ग्रीन, ठीक है ना। तो स्मॉल तो ये तभी आएगा, हरी आँखें कभी आएंगी, हरी आँखें कब होंगी, जब दोनों बीबी होंगे, स्मॉल। अब अगला ऑप्शन है, पूजा के भाई की आंखों के रंग का संभावित अनुवांशिक मेकअप क्या है? अगर देखा जाए तो भाई अगर हम देखें कि अनुवांशिक मेकअप का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कि वो डबल भी हो सकता है या फिर भी, इस तरह से पूछ रहा है। तो भाई देखो, अगर दोनों ब्लैक, दोनों प्रभावी हुए तो भी आगे ब्लैक है। अगर दोनों में से एक भी आपका जो जीन है जो प्रभावी होगा, क्रोमोसोम जो हम लेते हैं, तो भी ये क्या हो जाएगा, आपका प्रभावी होंगे। तो जी दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या प्रायिकता की पूजा और रवि की संतानों की आंखें हरी होंगी? उपरोक्त क्रॉस की सहायता से संतति में आठवीं गारंटी वंशागति बताइए। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई जो बताता हूँ आपको कि भाई उसकी मदर का जो आप देखा जाए तो वो इस तरह से गैमेट युग्मक बनेंगे, और फादर क्या बन सकते हैं, बी। भाई इस तरह से हो, देखो फादर इस तरह हो सकता है, और ये होगा उसका हस्बैंड है पूजा का, और ये पूजा होगी, क्योंकि पूजा की घाटी आगे तभी खाली हो सकती है जब दोनों अप्रभावी हो। तो इसके जो युग्मक बनेंगे ये बनेंगे, इसके युग्मक ये बनेंगे, आप जोड़ते चले जाइए तो इनके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो 50% इसमें चांसेस है कि वो हरी हो सकती हैं, 50% चांसेस है वो काली हो सकती हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, जो दिया हुआ है इसमें सी तो मैंने बता दिया आपको। ये बोला कि पूजा के भाई की 50% संतानों की आंखें हरी हैं, क्रॉस से आता है, सही टिप कैसे संभव है? ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये वो आपसे यही घुमा के क्वेश्चन को पूछ रहा था, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की तरफ, जो आपको दिया हुआ है, सामने चित्र दिया हुआ है आपको एक पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, ये दिया हुआ है आपको, एक प्रोजेक्टर दिया हुआ है आपको, स्लाइड दी हुई दिखा रखी है आपको। तो उपरोक्त चित्र एक विशेष स्लाइड प्रोजेक्टर है। स्लाइड छोटी ट्रांसपेरेंसी होती है और मौजूद फ्रेम में लगाई जाती है। आदर्श रूप से आवर्धन प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि उनके पास बहुत उच्च रेजोल्यूशन और उच्च छवि गुणवत्ता होती है। एक ट्रे होती है जहाँ स्लाइड्स को एक विशेष ओरिएंटेशन में मतलब घुमा फिरा के रखा जाता है। दर्शक पारदर्शी स्लाइड को बड़ी हुई खड़ी छवि को देख सकते हैं, जो हम देखते हैं। और इसका मतलब इस स्लाइड को प्रोजेक्टर के ट्रे में उल्टा रखना होगा, हमेशा उल्टा रखना होता है, तभी वो सीधा बनता है। उसके बाद अपने छात्रों को उन कीड़ों की चित्र दर्शाने के लिए जिनकी उन्होंने प्रयोगशाला में जांच की थी, श्रीमती ए ने एक स्लाइड प्रोजेक्टर पर लाई, और उसके स्लाइड प्रोजेक्टर ने 10 मीटर की दूरी पर स्क्रीन पर स्लाइड की 500 गुना बड़ी हुई उल्टी छवि दिखाई। ठीक है, चलो पढ़ लिया हमने। मतलब आप इसमें प्रोजेक्टर का यूज़ दिखा रखा है कि प्रोजेक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है और हम कहाँ यूज़ करते हैं उसका देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला, उपरोक्त पैराग्राफ में दिए गए पाठ डाटा के आधार पर स्लाइड प्रोजेक्टर में किस प्रकार लेंस होना चाहिए। तो भाई इसमें यूज प्रोजेक्टर में यूज होता है आपका उत्तल लेंस, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके जो ये आवर्धक वाले होते हैं इसमें यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा उसने, यदि सभी दूरी के लिए वी प्रतीक है, वस्तु दूरी के लिए यू प्रतीक है, तो एक कारण सहित बताइए कि दिए गए मामले में क्या संकेत है। भाई देखो, वी यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक आपने देखा हो उल्टी छवि बनी है। अब जो उल्टी छवि बनती है तो क्या होता है, हमेशा उल्टी छवि जब भी बनती है तो हमेशा ऐसा बनता है, प्रतिबिंब आपका बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तीसरा, एक स्लाइड प्रोजेक्टर में 20 मीटर की फोकल लंबाई वाला उत्तल लेंस, देखो यहाँ पे दिया भी उत्तल लेंस, यहाँ प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, इसमें भी दिया हुआ है। स्लाइड को लेंस से 21 सेंटीमीटर दूरी पर उल्टा रखा जाता है, स्क्रीन कितनी दूरी पर होनी चाहिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो प्लस में लेना है, और जो यू है आपका -21। ठीक है, आप इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ पर वी निकल के आएगा आपका, जो भी आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। सोल्व करके देखें एक बार क्या, चलो कर लेते हैं सोल्व करने में दिक्कत क्या है। वैसे आंसर इसका 420 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप सोल्व करेंगे 420 सेंटीमीटर आएगा। वीडियो बड़ी ना हो जाए, मैं इसलिए थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, जब आप सोल्व करेंगे इसको तो 1/v - 1/u × 1/f, तो आप जब 1/v - 1/u कर, यू आपका 21 है, ठीक है ना, और वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा 1/20,
और ये आपको दिखा दूँ तो 1/21, तो ये आपका 21 माइनस 20 बटे में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 420। तो 420 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा भाई 420 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। लास्ट क्वेश्चन, जब प्रोजेक्टर के लेंस के पीछे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्लाइड रखी जाती है, भाई प्रोजेक्टर है मान लो ऐसे ही, उसके पीछे 15 सेंटीमीटर दूरी पर आपने रख दिया, ध्रुव से रखेंगे। फोकस दूरी कितनी, 14 सेंटीमीटर की दूरी, फोकस यहाँ तक फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, यानी आपने F और 2F के बीच में इसको रखा हुआ है, तो आपको पता है प्रतिबिंब का बनता है 2F के इधर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बना के दिखाना है, यहीं पे आपने रखा हुआ है इसको, तो इस तरह बना के आप दिखा देंगे। तो थोड़ा सा बनाना थोड़ा ऐसे ही बनेगा बेटा। ठीक है, सर आप बना के दिखा देंगे, आपका हो जाएगा। तो बेटा आपका ये साइंस का पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, हिंदी माध्यम वाला, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है शायद जो आपको यूट्यूब पे मिले। ये आपके लिए मैंने ट्रांसलेट करवाया है अपनी टीम से, और ये मैंने इसको सोल्व कर दिया बेटा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप बोल सकते हैं, मैं इनके आंसर लिंक में PDF बना के डाल दूँगा। ठीक है, बाकी तैयारी करती रहिए, ऑल द बेस्ट।